प्रदेश के संभल में जिस तरह हिंसा हुई थी, जिसमें पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया था, इसके बाद से संभल में उत्तर प्रदेश फोर्स का दबदबा बढ़ा है और अब टेरर पर चोट के लिए संभल में एटीएस का कमांड सेंटर बनाने की तैयारी होने लगी है। लेकिन संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को ये अच्छा नहीं लग रहा और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। और यही बात शायद संभल सांसद को अच्छी नहीं लग रही है और वो संभल में एटीएस सेंटर खोलने पर मुस्लिम कार्ड चल रहे हैं और मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। क्या सरकार के पास में कोई जगह की कमी पड़ गई जो लोगों के कब्रिस्तानों को छीनने का प्रयास किया जाता है? अनावश्यक तौर पे हमारे मुस्लिम समाज को परेशान कर करके उनके साथ उत्पीड़न कर करके ये चीज करना मुनासिब नहीं है। संभल वही इलाका जहां शाही जामा मस्जिद के एएसआई सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। हिंसा की जांच में पाकिस्तान मेड खोखे मिले थे। इसके बाद से संभल में योगी फोर्स का दबदबा बढ़ा है। पहले सत्यव्रत चौकी, फिर भगत सिंह चौकी और अब एटीएस सेंटर, यानी संभल में आतंकी गतिविधियों को रोकने की दिशा में कदम है। 2022 में सीएम योगी ने एक लाउड मैसेज भी दिया था। ये एटीएस सेंटर न केवल देवबंद और सहारनपुर के लिए बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सुरक्षा का एक मजबूत आधार बनेगा। शुरुआती तौर पर एटीएस का अस्थायी दफ्तर होगा, इसके बाद एटीएस की नई बिल्डिंग बनेगी। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसों, मस्जिदों और मकानों को सरकार ने अल्टीमेटम दिया है और यही नहीं, राजस्व विभाग की जांच में अवैध कब्जा पाए जाने पर लाल निशान लगाए गए हैं। दरअसल लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया था और जिसे हटाने के लिए प्रशासन ने 20 सितंबर तक का वक्त दिया है। और इस अवैध कब्जे पर योगी फोर्स 20 सितंबर के बाद किसी भी वक्त बुलडोजर कार्रवाई कर सकती है। दरअसल संभल जिले के 2 गांवों में 4 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद और मदरसे बनाए गए थे। ये अतिक्रमण ग्रामीण समाज पर किया गया। अवैध कब्जे को चिन्हित कर उस पर लाल निशान लगाए गए हैं। स्कूल बनवाओ, अस्पताल बनवाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये बात है। दुकान बनवा करके कुछ गरीबों को दे दिए होते। राजस्व विभाग ने 20 सितंबर तक अवैध कब्जा हटाने के लिए निर्देश दिए हैं। तय वक्त पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो अवैध मस्जिद और मदरसों पर योगी फोर्स कार्रवाई करेगी। अवैध कब्जे की जांच से दोनों गांवों में हड़कंप मचा हुआ है। कब्जा हटाने के लिए चेतावनी दी गई है। पुलिस लगातार मामले में निगरानी बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गो तस्करों ने मेडिकल की तैयारी कर रहे एक छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके बाद उस शव को फेंककर वो फरार हो गए। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। हत्यारे गो तस्करों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अब लोगों ने जमकर बवाल काटा। हमले में एसपी और थाना प्रभारी घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस ने तत्काल मास्टरमाइंड अजैब हुसैन समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर में महुआ छापर में हंगामा बरपा है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सड़क पर बिखरे ईंट पत्थर बता रहे हैं कि यहाँ हंगामा जोरदार हुआ है। उग्र भीड़ ने गाड़ियों में आग भी लगा दी। बीच बीच में भीड़ पुलिस से उलझ भी रही है। ये लोगों का गुस्सा इसलिए भड़का है क्योंकि बेखौफ मवेशी तस्करों ने मेडिकल की तैयारी कर रहे एक छात्र की हत्या कर दी और शव को सड़क पर फेंककर फरार हो गए। पशु तस्करों ने पशु खोलने का प्रयास किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने हल्ला किया और वो पशु तस्करों जो है एक युवक को अपने गाड़ी में बैठा के घंटों घुमाते रहे। उसके बाद उस युवक की हत्या करके उसे फेंक दिया गया। हाल ही के दिनों में इलाके में पशु चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। तस्कर चोरी कर मवेशी को बेच देते हैं। दीपक ने तस्करों को पकड़ने की कोशिश की, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद गांव वाले भड़क गए और आरोपी हारून की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस से भिड़ गए। पथराव किया, आगजनी की, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। उम्मीद है कि योगी की पुलिस गो तस्करों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेगी। गोरखपुर पुलिस ने मेडिकल स्टूडेंट दीपक की हत्या के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की निगरानी में दीपक का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है और इस घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अब परिवार सरकार से हत्यारों के एनकाउंटर की मांग कर रहा है। और दीपक अपने घर का होनहार बच्चा था, मेडिकल की तैयारी कर रहा था। उसकी हत्या के बाद परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। मां की आंखों से आंसू सूख नहीं रहे हैं। पिता गहरे सदमे में डूबे हुए हैं। परिवार के दूसरे सदस्यों का भी रो रो कर बुरा हाल है। दीपक का परिवार सीएम योगी से हत्यारों के एनकाउंटर की मांग कर रहा है। इंसाफ चाहिए। जितने लोग मारे थे मेरे लड़के को मार पकड़ के उनका इनकाउंटर होना चाहिए।
उन लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। गो तस्करों ने दीपक की हत्या कर दी। उसके बाद से ही गोरखपुर में तनाव का माहौल है। पुलिस की निगरानी में दीपक का अंतिम संस्कार किया गया। उसके अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ा। देखिए कैसे पुलिस की निगरानी में छात्र दीपक की अंतिम यात्रा निकाली गई। पुलिस ने दीपक की हत्या के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ कर कई अहम सबूत भी इकट्ठा किए गए हैं। इस बीच आरोपियों की सीसीटीवी भी पुलिस को हाथ लगी है। राजस्थान के उदयपुर में पिछले 2 दिनों से आक्रांता औरंगजेब को लेकर एक हंगामा चल रहा है और वजह यह है कि सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की कुलगुरु ने एक विवादित बयान दे दिया। कुलगुरु एक कार्यक्रम में बोलते हुए महाराणा प्रताप और अकबर को एक समान बता रही हैं, तो मंदिर को तोड़ने वाले आक्रांता औरंगजेब को सबसे बेहतर प्रशासक बता रही हैं। बहुत सारे अच्छा राजा याद रखते हैं, कुछ औरंगजेब की तरह, वो एज एडमिनिस्ट्रेटर ही इज द बेस्ट। और इसी बयान के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार कुलगुरु के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहा है। सोमवार को कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के बाहर कुलगुरु सुनीता मिश्रा का पुतला फूंका और आज भी प्रदर्शनकारी छात्रों ने कॉलेज बंद करा दिया। दरअसल कुलगुरु सुनीता ने एक संगोष्ठी में महाराणा प्रताप की तुलना अकबर से कर दी तो औरंगजेब को कुशल प्रशासक बता दिया। बहुत सारे अच्छा राजा याद रखते हैं, कुछ औरंगजेब की तरह, वो एज एडमिनिस्ट्रेटर ही इज द बेस्ट। एबीवीपी के कार्यकर्ता कुलगुरु के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है और कुलगुरु के खिलाफ एक्शन की मांग की है। आत्मनिर्भर भारत। अगर एक्शन नहीं होता तो बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश में अलीराजपुर का नाम आलीराजपुर होने पर अब सियासत गर्म हो गई है। दरअसल एक दिन पहले गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अलीराजपुर का नाम बदलकर आलीराजपुर करने की अधिसूचना जारी कर दी, जिसके बाद शहर शहर में नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अलीराजपुर का नाम अलीराजपुर रखने पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए मोहन सरकार पर सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो सिर्फ नाम की राजनीति करना चाहते हैं, काम की राजनीति नहीं करना चाहते। काम की बात करो तो इनकी जबान में कोई शब्द नहीं आता है। सरकारी दस्तावेजों में सुधारीकरण का काम किया है। जिनको दिक्कत थी, जिनने अपना नाम डाला था, अब वो हट गया है, उनके पेट में दर्द है तो वो दवा खाएं। हमें दरअसल अलीराजपुर के स्थानीय लोगों ने नाम में लगे अली शब्द पर आपत्ति जताई थी। लोग लंबे समय से जिले का नाम बदले जाने की मांग कर रहे थे। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में बढ़ चढ़कर शामिल होने और पूरा बिहार नापने के बाद भी तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि उनको कुछ फायदा नहीं हो रहा और अब तक सहयोगियों ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं माना है। शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव अब एकला चलो फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ने के लिए अपने कदम बढ़ा चुके हैं और इसकी शुरुआत इन्होंने बिहार अधिकार यात्रा से कर दी है। नया बिहार बनाने के संकल्प के साथ तेजस्वी अपने रथ पर सवार हो चुके हैं। अब जरा तेजस्वी के इस चुनावी रथ को भी देख लीजिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी ही नजर आ रहे हैं। जबकि इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिस बस का इस्तेमाल हो रहा था उसमें राहुल के साथ तेजस्वी की भी तस्वीर रहती थी। हालांकि तेजस्वी भी खुले तौर पर ये नहीं कहेंगे कि महागठबंधन में कुछ गलत चल रहा है और ना ही राहुल या कांग्रेस। सरकार बनाइए, सरकार को बदलिए, नया सरकार बनाइए। लेकिन एक के बाद एक दिए जा रहे संकेत तो यही इशारा कर रहे हैं। पहला संकेत सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करना, दूसरा संकेत अकेले बिहार अधिकार यात्रा निकालना और तीसरा संकेत यात्रा के लिए गठबंधन के किसी नेता को शामिल न करना और चौथा संकेत रथ पर वोट या वोटर का जिक्र तक नहीं करना। राजनीति में इतना संकेत काफी होता है। तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत पटना से की है और 5 दिनों के बाद ये वैशाली में जाकर खत्म होगी। इस यात्रा में तेजस्वी यादव जहां अपनी ताकत की आजमाइश करेंगे तो वहीं एक संदेश भी अपने दूसरे साथियों को दे जाएंगे कि आरजेडी को किसी की जरूरत नहीं, जिस पर बीजेपी ने जोरदार तंज कसा है और कहा है कि ताज फिर भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि तेजस्वी की यात्रा एक साथ कई सियासी संदेश दे रही है। हालांकि तेजस्वी इसे नया बिहार का संकल्प कह रहे हैं। किसान मजदूर के सम्मान के लिए
माओं के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने इंडस्ट्री लगे। इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं। लेकिन बीजेपी इस पर खुलकर प्रतिक्रिया दे रही है। पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं जो विकास किसको कहते हैं। आप देखिए तेजस्वी जी के पास कोई काम बचा नहीं है। इतना दिन यात्रा करके SIR पे यात्रा करके थक गए, अब अधिकार यात्रा कर रहे हैं और उनको ना कोई अधिकार मिलने वाला है ना कोई ताज मिलने वाला है। तेजस्वी महागठबंधन में पड़ चुके दरार से भले ही इनकार करे, लेकिन सियासी पंडित ही नहीं वोटर भी इसे महसूस कर रहे हैं। असम में हिंदुओं की जमीन गलत तरीके से मुस्लिम समुदाय को ट्रांसफर की जा रही थी और ये काम कोई और नहीं एक महिला अधिकारी ही कर रही थी। मामले की भनक लगने के बाद नुपुर बोरा नाम की इस अधिकारी के ठिकानों पर छापे डाले गए। वहां जो कुछ मिला और जो पता चला वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और इस मैडम का नाम नुपुर बोरा है। ये मैडम असम सिविल सेवा में 2019 बैच के अफसर है, लेकिन इनकी पहचान सोशल मीडिया पर छाए रहने से भी है। इन पर आरोप है कि इन्होंने गैर कानूनी ढंग से हिंदुओं की जमीन मुसलमानों को दी। इसके बदले इन्हें करोड़ों रुपए भी मिले। खुलासा होने के बाद अब नुपुर मैडम गिरफ्तार हो चुकी है। पास एक आरोप लगा है कि जो एक विशेष समुदाय को जमीन ट्रांसफर किया गया था, बरपेटा में बड़े पैमाने में जमीन का ट्रांसफर हुआ है। नुपुर बोरा और उनके सहयोगी सुरजीत डेका से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी में कम से कम 1.7 करोड़ नकदी के साथ सोने के आभूषण भी जब्त हुए हैं। लॉकरों का खुलना और उनसे बोरा के छिपे राज बाहर आना भी बाकी है। মাটিৰ বহুত গণ্ডগোল কৰাৰ কাৰণে আজি আমি 6 মাহৰ পৰা তেওঁৰ ওপৰত আমি গোপনে ইনকুৱাৰী কৰি আছিলোঁ। ऐसी घटनाओं को देखते हुए असम सरकार सतर्क हो गई है। पिछले ही महीने कैबिनेट ने एक SOP बनाई है। इसके तहत सभी अंतर धार्मिक जमीनी लेन देन के लिए असम पुलिस की विशेष शाखा से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। अब आपको काली कमाई का एक और कुबेर दिखाते हैं जिस पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई की तो टीम की काला धन देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। और ये वो काली कमाई है। 500 के नोटों के बंडल से एक दीवार जैसी बन गई है। 25 से ज्यादा नोटों के बंडल ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि कोई टेबल रखी हो। और जब टीम ने गिनती की तो 2 करोड़ रुपए निकले। दरअसल ये कार्रवाई हैदराबाद में प्राइवेट बिजली विभाग के कर्मचारी अंबेडकर पर की गई है। भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद एसीबी की टीम ने 15 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी कर कार्रवाई की। अंबेडकर पर अपने पद का गलत इस्तेमाल और करोड़ों की संपत्ति बनाने का आरोप है। जांच में अंबेडकर के पास जमीन, प्लॉट और बिल्डिंग होने की जानकारी भी लगी है। अब आपको सोशल मीडिया पर वायरल एक और वीडियो दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से शेयर किए गए इस वीडियो में एक शख्स घर के आगे बाउंड्री बनवाता हुआ दिखाई देता है, जिसे लेकर कांग्रेस ने अब बड़ा दावा किया है। और क्या है वो दावा, देखिए आप। और यूपी कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो शख्स दबंगई दिखा रहा है वो बीजेपी की पूर्व विधायक सुनीता सिंह का बेटा है और वो एक परिवार के घर के गेट पर ताला लगाकर जबरन बाउंड्री वॉल खड़ी करवा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि जमीन कब्जाने के लिए शख्स गुंडाई कर रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं कांग्रेस ने सरकार से शख्स पर कार्रवाई को लेकर सवाल किया है। हालांकि वीडियो की जी मीडिया पुष्टि नहीं करता है। एक तरफ पाकिस्तान मुरीदके में आतंकवादी ठिकानों को फिर से बनाने के लिए फंडिंग कर रहा है, तो दूसरी तरफ मुनीर एंड आर्मी भारत के खिलाफ साजिश रचने में लगी हुई है। लेकिन शहबाज मुनीर के आतंकी मंसूबे अब एक्सपोज हो गए हैं और बॉर्डर पर भारत के रणबांकुरे आतंकिस्तान की हर नापाक साजिश को बेनकाब करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि जम्मू के RS-पुरा में सुरक्षा बलों ने AK-47, मैगजीन और कारतूस बरामद किए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को आशंका है कि हथियारों का जखीरा संदिग्ध ड्रोन के जरिए भेजा गया है। आतंक का पनाहगार पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 40 से ज्यादा आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिश में है। LOC पर अक्टूबर में बर्फ पड़ेगी, जिससे घुसपैठ नामुमकिन हो जाएगी। ऐसे में बर्फबारी से पहले लश्कर, TRF, PAFF आतंकी भारत में घुसना चाहते हैं।
40 से ज्यादा आतंकी जो हैं वो यहाँ पर घुसपैठ की फिराक में है, जिसमें जानकारी ये है कि 7 से लेकर 8 ऐसे लॉन्च पैड हैं पीओके में, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, जहां से लगातार घुसपैठ की कोशिश जो है वो की जा सकती है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों को जहनुम भेजा जा रहा है। ऐसे में आतंकी कमर टूट चुकी है और इसीलिए पाकिस्तान आतंकियों को ट्रेनिंग देकर भारत भेजने की फिराक में है, लेकिन शायद वो ऑपरेशन सिंदूर की मार भूल गया है। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार ने अभियान छेड़ रखा है और इसके तहत नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। पंजाब के अमृतसर में नशे के कारोबारी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है और उसी के तहत पीला पंजा गर्जा। पंजाब के अमृतसर में ड्रग तस्कर के घर को बुलडोजर से ढा दिया गया है। पुलिस की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई के बाद तस्करों में खौफ है। 1 मार्च से जब से ये कैंपेन शुरू हुई है 200 केजी से भी ऊपर हीरोइन जो है रिकवर की जा चुकी है और बहुत सारे ड्रग स्मगलर, पेडलर और सप्लायर पकड़े जा चुके हैं। दरअसल पंजाब में बड़ी तादाद में ड्रग्स तस्कर गैंग एक्टिव है, जिससे पंजाब के युवाओं में नशे की लत बढ़ती जा रही है। इसीलिए पंजाब की मान सरकार ने नशे के खिलाफ युद्ध शुरू किया है, जिसके तहत लगातार एक्शन लिया जा रहा है और उसी का नतीजा है कि बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। उत्तरकाशी समेत कई स्थानों पर बादल फटने की घटना से उत्तराखंड अभी उबरा भी नहीं है कि अब देहरादून में एक बार फिर कुदरत का कहर देखने को मिला है। सहस्त्रधारा में बादल फटने की घटना घटी है और इसके बाद पूरा का पूरा इलाका यहाँ तहस नहस हो गया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद जब बादल फटा तो हर तरफ जलजला नजर आया। देर रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ गुजरती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और एक अनजाना खौफ गहराने लगा था। और इसी बीच बादल फटने की घटना घट गई, जिसके बाद तो हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। देखते ही देखते नदी का पानी बाजार तक पहुंच गया। पानी के साथ मलबे और गाद ने बाजार में जमकर तबाही मचाई। बाढ़ ने कई दुकानों और मकान को नुकसान पहुंचाया। बाजार से गुजर रही सड़क पर पानी का कब्जा हो गया और उसकी राह में जो भी आया बहता गया, बर्बाद होता गया। कई होटल और रेस्टोरेंट बाढ़ की चपेट में आकर बुरी तरह से तबाह हो गए। यही नहीं, प्रेमनगर में नदी के ऊपर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया। ये पुल देहरादून को हिमाचल से जोड़ने वाले हाईवे पर बना हुआ है। सहस्त्रधारा में बादल फटने की घटना ने पूरे इलाके को तबाह करके रख दिया। अचानक आई इस आपदा में टपकेश्वर महादेव मंदिर को अपनी चपेट में ले लिया। बादल फटने के बाद आए सैलाब में पूरा का पूरा मंदिर डूब गया। बगल से गुजरती सहस्त्रधारा नदी का रौद्र रूप देखकर होश उड़ गए। नदी की भयानक लहरें खौफ पैदा कर रही थी। हादसे के बाद आई तस्वीरों ने रोंगटे खड़े कर दिए। तेज बहाव के साथ बाढ़ का पानी मंदिर में घुसने लगा और फिर देखते ही देखते मंदिर परिसर और उसके बाद मंदिर का गर्भगृह भी पानी में डूब गया। मंदिर के बाहर मौजूद हनुमान जी की विशालकाय प्रतिमा आधी डूब गई। परिसर में मौजूद छोटे मंदिरों का सिर्फ शिखर ही पानी से ऊपर रहा, जबकि मुख्य मंदिर में 8 से 10 फीट तक पानी भर गया। कई घंटे तक दहशत वाली स्थिति बनी रही और जब पानी कम हुआ तो पूरे मंदिर परिसर में मलबा ही मलबा नजर आया। बाढ़ का पानी अपने पीछे गाद और मलबा तो छोड़ गया, लेकिन साथ में कई मूर्तियां और वहां मौजूद पूजा की दुकानों में बिकने वाली पूजन सामग्री अपने साथ बहा ले गया। फिलहाल बाढ़ का पानी तो उतर गया है, लेकिन मंदिर को पूरी तरह सही होने में अब कई समय लगेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में बादल फटने से कई इलाकों में भयंकर तबाही मची है और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खुद जिस अंदाज में आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंचे वो चौंकाने वाला था। मुख्यमंत्री धामी का बुलडोजर अतिक्रमण पर ही नहीं आपदा पर भी गरजता नजर आया। और मानसून की मार ने उत्तराखंड में तमसा नदी को भी उग्र बना दिया। भारी बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे टपकेश्वर महादेव मंदिर का आंगन जलमग्न हो गया। कई इलाकों में भयंकर तबाही मची है। इस बीच सीएम धामी खुद जेसीबी पर सवार होकर आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंचे। आपदा की तबाही से जूझ रहे इलाकों की स्थिति का निरीक्षण किया। जेसीबी मशीन के जरिए इलाके में पहुंचकर खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाली। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड में किस तरह प्रकृति ने एक बार फिर रौद्र रूप ले लिया है। लेकिन सीएम धामी ने ये साबित कर दिया कि उनका बुलडोजर केवल अवैध निर्माण या अपराधियों पर ही नहीं, बल्कि लोगों की रक्षा के लिए भी गरजता है। आपदा के बीच लोगों को जेसीबी के जरिए रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पहाड़ों की गोद में बसा देहरादून का शांत सहस्त्रधारा अचानक कुदरत के कहर से चीख उठा। यहाँ की वादियों में बारिश कहर बनकर बरस रही है। बादल फटने के बाद घर, दुकान, होटल और रेस्टोरेंट सब कुछ पानी में बह गए हैं। यहाँ अब सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान दिख रहे हैं।
और पहाड़ों पर बसे पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा में कुछ नहीं बचा। घर बह गए, होटल बह गए, रिजॉर्ट बह गए, दुकानें बह गई, दो पुल बह गए, गाड़ियां बह गई, कुछ नहीं बचा। बचे हैं तो अब सिर्फ तबाही के निशान। देखिए उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा रहा है। ये आप देखिए, एक होटल है देव हिल्स होटल, पूरी तरीके से जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स कर गई है, पूरी तरीके से बिल्डिंग टूट चुकी है। बादल फटने के बाद सोंग नदी में इतना पानी आया कि अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। नदी किनारे बना पूरा रिजॉर्ट बह गया, अब सिर्फ उसकी छत ही बची है। घर बह गया, सिर्फ ये पानी की टंकी खड़ी है। देखिए कैसे इन 2 घरों के बीच से पानी बह रहा है। जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां चलती थी, अब वहां पानी और मलबा बह रहा है। ऐसा लग रहा है कि नदी ने रास्ता बदल लिया है। कार का पहिया मलबे में धंसा हुआ है और ये देखिए यहाँ एक लाल कार नाले में गिरी पड़ी है। सहस्त्रधारा की ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही है कि तबाही कितनी भीषण है। देहरादून में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। पुल का नामो निशान तक मिट गया है, जबकि अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से देहरादून हरिद्वार हाईवे भी बह गया है। क्योंकि देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से अचानक नदियां उफान पर आ गई, जिससे हाईवे हो या पुल सब कुछ बह गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें देहरादून हाईवे पर फैन वैली पर बना एक पुल बह गया। हाईवे से गिरते पानी को देखकर ऐसा लगा मानो वहां एक झरना गिर रहा हो। फैन वैली पर बने पुल के बह जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पुल टूटने से आवाजाही बंद हो गई है। ऐसी ही तस्वीरें देहरादून के दूसरे इलाके से सामने आई। वहां अचानक नदी उफान पर आ गई, जिससे आसपास के इलाकों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा। देहरादून में बादल फटने के बाद आई तबाही ने रूह कपा दी। नदियों ने रौद्र रूप ले लिया। गाड़ी हो या फिर मोटरसाइकिल मलबे में समा गई। हाईवे दरिया के साथ बह गए। पहाड़ का मलबा लोगों के घरों में जमा हो गया और बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई। देहरादून में जिस इलाके में बादल विस्फोट हुआ, वहां से जी मीडिया की एक खास रिपोर्ट देखिए। क्योंकि बादल फटने का असर देहरादून के कई इलाकों में देखने को मिला। भारी बारिश की वजह से पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसकर हाईवे पर आ गया। कुछ गाड़ियां मलबे में फंस गईं, तो कुछ कारों पर मलबा जमा हो गया। यही नहीं, पहाड़ से मलबा आने से पूरा का पूरा इलाका नेस्तनाबूद हो गया। यहाँ पर जो लोग रहते थे, जो मजदूर, जो पूरा रिजॉर्ट का एरिया था, यहाँ पूरा मलबे से ये पूरी जेसीबी मशीन जो है वो आपको मलबे में डूबी नजर आ रही है। ऐसा ही हाल दूसरे इलाकों में देखने को मिला। वहाँ बादल फटने से नदी उफान पर आ गई, जिससे उसके किनारे बने होटल हो या घर तो तबाह हो गए, या तो नदी की उफनती लहरों के साथ बह गए। देहरादून में बादल फटने के बाद हालात बद से बदतर हो चुके हैं। हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। जहां कभी घर थे वहां मलबे ने कब्जा जमा लिया है। सड़कें और पुल सैलाब के साथ बह गए हैं। हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही। उत्तराखंड में बादलों ने जनजीवन को बेहाल कर दिया। कर्णप्रयाग और आसपास के इलाकों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। नदियों ने रौद्र रूप ले लिया और घर दुकानें सब के सब सैलाब में बह गए। और तेज बारिश से अलकनंदा और पिंडर नदी का जलस्तर कितना खतरनाक हो गया, ये इन तस्वीरों में बहती गाड़ियों के जरिए देखा जा सकता है। कर्णप्रयाग में तो हालात ये हैं कि गाड़ी दलदल में फंसी नजर आई। कुदरत का कहर इस तरह बरपा कि पहाड़ से मलबा हाईवे पर आ गया। लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तेज धाराओं में बहते मलबे और गाड़ियां खतरे का सबूत दे रही हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। पहाड़ों पर बारिश का ये सिलसिला जारी रहा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उत्तराखंड में बादल फटने के बाद सैलाब का डरावना मंजर देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और नदियों में ऊंची ऊंची लहरें दिख रही हैं, जिससे आसपास के इलाकों पर डूबने का खतरा भी अब मंडराने लगा है। क्योंकि बादल फटने से अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसने देखते ही देखते रौद्र रूप ले लिया। नदी की उफनती लहरों को देखकर ऐसा लगा मानो नदी सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आमदा हो। ऐसा ही हुआ। उसके जद में आने से नदी पर बना पुल सैलाब में समा गया, जिससे आवाजाही बंद हो गई। सड़कों के दोनों तरफ जाम लग गया। इस दौरान कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सैलाब में घुसने की कोशिश करते दिखे, जिसकी वजह से वो लोग नदी में फंस गए। हालांकि मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद थी, जिसने क्रेन की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारी बारिश के कारण हालात बेकाबू हो गए। सड़कों पर पानी बहता दिखा। रेलवे ट्रैक्स पानी में डूब गए। बाढ़ के बीच बड़ी संख्या में गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई दिखाई दी।
और एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव में जुटी हुई है। देखिए कैसे रस्सी के सहारे पानी की तेज धार में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ चंद्रभागा नदी का पानी सड़कों पर बह रहा है। देखिए इस ट्रक का एक चक्का पूरी तरह से धंस चुका है। ड्राइवर और खलासी को रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। ट्रक के पीछे एक कार भी है, उसके पीछे एक और गाड़ी है और उसके पीछे एक और ट्रक है। सबके रास्ते को पानी ने ब्लॉक कर दिया है। पानी की धार इतनी तेज है कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आमादा है। पूरे ऋषिकेश की सड़कों पर पानी बह रहा है। देखिए ये कार सवार कैसे जान जोखिम में डालकर सड़क पर बहती पानी में कार चला रहा है। ये अकेला नहीं है, इसकी तरह जेसीबी, बस, बाइक सब पानी में चल रही है। रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया है। बारिश के कारण यहाँ जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतर चुका है। उत्तराखंड के साथ ही तबाही का मंजर हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी देखने को मिला। सितंबर आधा बीत जाने के बाद भी आसमानी आफत कम होने का नाम नहीं ले रही। मंडी के धर्मपुर में हुई मूसलाधार बारिश से जो तबाही मची है उससे हर कोई सहमा हुआ है। और ये मूसलाधार बारिश के बाद मची तबाही के निशान हैं। तस्वीरों में देखिए बस स्टैंड पर जो बसें खड़ी थी वो किसी ताश के पत्तों की तरह बिखरी हुई पड़ी हैं। सैकड़ों टन वजनी बसें हो या कार, सब तब सैलाब ने तहस नहस कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि 50 से ज्यादा गाड़ियां सैलाब में बह गई हैं। इतना ही नहीं, लगातार बारिश का आलम यह है कि नदियां ओवरफ्लो हो चुकी हैं और पानी रिहायशी इलाकों में घुसने पर आमादा है। कई दुकानों और घरों को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बारिश के बीच प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि नदी नाले किनारे बसे लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। मॉनसून की शुरुआत होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश के हर हिस्से में भयानक आपदाओं का दौर शुरू हो गया और अब जब मॉनसून वापसी करने वाला है तो भी प्रदेश को गहरा घाव दे रहा है। बीती रात भारी बारिश और लैंडस्लाइड में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि दर्जनों गाड़ियां बर्बाद हो गई, जिसका दर्द यहाँ के लोग जल्दी नहीं भूल पाएंगे। बारिश और भूस्खलन ने रात भर पूरे इलाके में तबाही मचाई। सुबह हुई तो चारों तरफ बिखरा हुआ था तबाही का मंजर। घर क्षतिग्रस्त हो चुके थे, दर्जनों गाड़ियां बर्बाद हो चुकी थीं। 3 लोगों की मौत और कई घायल हो चुके थे। राहत बचाव का काम शुरू हुआ तो पता चला 1-2 नहीं 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। कोई गाड़ी ऊपरी हिस्से से लुढ़क कर नीचे पहुंच गई तो किसी पर चट्टान गिर गया था, कोई बहकर झाड़ियों पर जा टिकी थी। पेड़ों और चट्टानों ने घरों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। पिछले 2 से 3 दशकों में हर साल सितंबर का महीना इसी तरह शिमला और मंडी को तबाह करता आया है और इस बार भी सितंबर वही कहानी दोहरा रहा है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में पिछले 1 सप्ताह से बारिश का दौर जारी है और इसी वजह से बाढ़ का खतरा यहां पैदा हो गया है। उफनती नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है और इसी वजह से लोगों को अब सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में भी जान का खतरा है। प्रशासन की ओर से जगह जगह राहत भेजी जा रही है और बचाव कर्मी ऑपरेशन चला रहे हैं। साथ ही युवाओं की टोली भी बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी हुई है। तस्वीर पूर्वी इंफाल की है, जहां इरिल और थौबल नदियों के किनारे वाले क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर कमर भर पानी है। पानी का बहाव इतना तेज है कि पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे। स्थानीय युवक मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को इन इलाकों से निकाल रहे हैं। बुजुर्गों और बच्चों को निकालना सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए कैसे एक महिला इस बहाव में बहती नजर आ रही है, लेकिन साथ में मौजूद लोगों ने फुर्ती से महिला का हाथ थाम लिया और महिला बहने से बच गई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सूरज डूबते ही सन्नाटा पसर जाता है और अंधेरा होने से पहले ही लोग खुद को घरों में बंद कर लेते हैं। ये खौफ है इस इलाके में भटक रहे एक आदमखोर का, जो आए दिनों लोगों को अपना शिकार बनाता है। किसान मारे डर के खेत में नहीं जाते। 2 दिन पहले उसका शिकार बनी महिला चारा लाने के लिए अपने खेत गई थी। जहां पहले से घात लगाकर बैठे एक गुलदार ने उस महिला पर हमला कर दिया। गुलदार के हमले में बुरी तरह घायल हुई महिला ने बाद में दम तोड़ दिया। गुलदार के हमले और इलाके में उसकी मौजूदगी की सूचना के बाद वन विभाग की टीम इलाके की खाक छान रही है। जैसे जैसे गुलदार का अटैक बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे जो फॉरेस्ट की टीम है, इसके अलावा जो ग्रामीण है, वो लगे हुए हैं। और ये जो गन्ने के बड़े बड़े आप खेत देख रहे हैं, इन्हीं गन्ने के खेतों में गुलदार छुपता है। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग ने कई जगहों पर पिंजरे भी लगाए हैं। इसलिए हमारे पूरे जनपद में जो है लगभग 65 पिंजरे लगे हुए हैं, जिसमें सभी में चारा है। ग्रामीणों को वन विभाग ने खेतों में अकेले न जाने की हिदायत दी है और लोगों को जंगली जानवरों से बचने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है।
राजस्थान के बांसवाड़ा में तेंदुआ घूमता हुआ दिखाई दिया। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया। लोगों की शिकायत पर वन विभाग की टीम पैंथर के पकड़ने की कोशिश में जुट गई। बांसवाड़ा के माही सरोवर नगर में रोजाना रात के समय तेंदुआ दिखाई देता है। इसकी तस्वीरें कॉलोनी में लगे सीसीटीवी में कैद हो गयी। रोजाना पैंथर आने से कॉलोनी के लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पैंथर एक दीवार फांदकर घर के बाहर घूमता दिखाई दिया। वहीं कॉलोनी के कुत्तों को अपना निवाला बना लेता है। कॉलोनी के लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम पैंथर को पकड़ने की कोशिश में जुट गई। वैसे तो माही सरोवर नगर के आसपास जंगल का इलाका है, जिसके चलते पैंथर वहां रोजाना घूमते हैं और कभी कभी खाने की तलाश में कॉलोनी में आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के अस्पताल शायद वेंटिलेटर पर जा चुके हैं और उन्हें खुद इलाज की जरूरत है, क्योंकि जिन अस्पतालों में आप अच्छे इलाज की आस के लिए जाते हैं वहां खूंखार आदमखोर चूहे मौजूद हैं, जिनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये किसी भी वक्त आपके शरीर के अंगों को कुतर सकते हैं। और पिछले 15 दिनों में प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों से चूहे के कुतरने के मामले सामने आ चुके हैं। पहला मामला इंदौर के MY अस्पताल से सामने आया था, तो अब संस्कारधानी जबलपुर में भी ऐसा ही केस देखने को मिला है, जहां जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती 3 मरीजों की एडिया चूहों ने कुचल डाली। जैसे ही परिजनों ने देखा, हड़कंप मच गया। आनन फानन में मरीजों का इलाज किया गया। जानकारी लगते ही कॉलेज के डीन ने दोबारा ऐसी घटना न होने को लेकर हिदायत दी, लेकिन जिस तरह मामला सामने आया, स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इंदौर में चूहों के कुतरने से 2 नवजात बच्चों की जान जा चुकी है। उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग शायद अभी तक नींद से नहीं जागा। शरिया कानून के नाम पर तीसरी शादी रचाने चले मौलाना के लिए उनकी तीसरी शादी अब भारी पड़ गई। मामला बरेली का है, जहां उनकी पहली पत्नी निकाह से ऐन पहले पहुंच गई और जमकर यहां पर बवाल मचाया। पुलिस ने अब मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मौलाना साहब शरिया कानून का हवाला देते रह गए। कहां तो मौलाना अपनी नई नवेली दुल्हन को विदा कराने का ख्वाब लेकर पहुंचा था, और कहां तो अब पुलिस ने इसकी बारात निकाल दी। मौलाना की पहली पत्नी ने आरोप लगाया है कि वो महिलाओं से शादी करता है और फिर बिना किसी कारण उन्हें छोड़ देता है। जब मौलाना शादी कर रहा था, उस वक्त उसकी पहली पत्नी मौलाना के गांव में उसके घर पर ही थी, इसलिए मौलाना ने अपनी बारात अपने बहनोई के घर से निकाली थी। दहेज के लालच में और अपनी रंगीन मिजाजी में निकाह की तैयारी में जुटे मौलाना जब शादी के लिए पहुंचा तो ठीक उसी वक्त उसकी पहली पत्नी पहुंच गई और पूरे मामले का खुलासा हो गया। महिला के मुताबिक उसकी जानकारी में ये तीसरी शादी कर रहा था। इसके अलावा उसने कितनी और शादी की होगी, ये तो उसे भी मालूम नहीं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पुलिस ने नकली सामान बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में नकली सामान बरामद भी किया और पुलिस के मुताबिक ये गिरोह देश विदेश की ब्रांडेड कंपनियों का टैग लगाकर नकली सामान बेचते थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घरेलू नकली सामान बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने छापेमारी में देश और प्रदेश की नामी कंपनियों के नकली उत्पाद बरामद किए। इसमें नमक, चाय पत्ती, डिटर्जेंट और फेविक्विक शामिल हैं। छापेमारी में भारी मात्रा में नकली सामान के साथ कंपनियों के खाली रैपर और बोरियां भी मिली। जानकारी के मुताबिक ये फर्जीवाड़ा एक स्थानीय व्यापारी के घर में चल रहा था। कि यहाँ पे भारी मात्रा में यहाँ से माल जो है नकली बेचा जा रहा है, तो उस सूचना के आधार पे मैं आज SP साहब से मिला। SP साहब को इस बारे में अवगत कराया। छापेमारी के दौरान गिरोह के सभी लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस इस रैकेट से जुड़े लोगों की तलाश कर रही है।